हेलो एवरीवन। राज सिविल सर्विस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के जो प्रतिहार राजवंश है, फिर आगे चल के 14वीं शताब्दी में सतना जिले के उचेहरा के आसपास प्रतिस्थापित हो जाता है। लेकिन इसका मूल उत्पत्ति पहले देखेंगे कि कैसे कोई राजवंश पहले ब्राह्मण से क्षत्रिय राजवंश में परिवर्तित हो गया। तो इसमें हम देखेंगे पहले प्रतिहारों की उत्पत्ति, फिर इसके बाद शासक आदि जैसे विष्णु रहता आदि पुरुष, फिर इसके बाद आता नागभट्ट प्रथम, फिर वत्सराज के बाद आएगा नागभट्ट सेकंड, फिर इसके बाद आएगा मिहिर भोज, महेंद्रपाल फर्स्ट, महेंद्रपाल सेकंड। और 730 से लेकर 1036 तक इनका इतिहास चलता। उज्जैन में इनकी प्रारंभिक शुरुआती राजधानी इनकी उज्जैन हुआ करती थी, लेकिन नागभट्ट सेकंड के द्वारा कन्नौज को अपनी राजधानी बना लेते। प्रतिहार राजवंश का संक्षिप्त इतिहास। ये जब जितने भी प्रतिहार राजवंश के शासक हुए उज्जैन के मालवा के आसपास जैसे निवास करते थे। फिर इसके बाद होता है कि राष्ट्रकूटों के सामंत हुआ करते थे। जैसे जब दंती दुर्ग के द्वारा उज्जैन पर आक्रमण करके उसको जीत लिया जाता है उज्जैन के महाकाल मंदिर में। इसमें यह भी माना जाता है कि जैसे प्रतिहार राजवंश की उत्पत्ति के बारे में, तो जैसे हरि विष्णु एक ब्राह्मण रहता। ब्राह्मण के बाद जैसे जब अपनी शादी एक क्षत्रिय लड़की से करता और एक ब्राह्मण से, तो जो ब्राह्मण के संतान हुए वही आगे चल के प्रतिहार कहलाए, और जो क्षत्रिय महिला से उत्पन्न संतान को गुर्जर कहलाए, इसलिए गुर्जर प्रतिहार राजवंश कहलाते हैं। क्षत्रिय राजवंश के अंतर्गत इनका मूल उत्पत्ति तो ब्राह्मण ही रहा, लेकिन इनका कार्य कर्तव्य इनका क्षत्रिय रहा। इसमें यह भी माना जाता है कि जैसे जब ऋषि वशिष्ठ के द्वारा जो माउंट आबू पर्वत पर 4 महान सैनिकों के 4 जितने भी 36 राजपूतों की उत्पत्ति के लिए जो यज्ञ कराए जाते, उन 4 राजपूतों में से एक ये भी है प्रतिहार। लेकिन इनके लेखों के अनुसार इसमें देखा जाता है कि जो इनके लेख लिखे हैं तो उसमें ये माना जाता है कि प्रतिहार का मतलब होता है कि द्वारपालों का रक्षक, द्वारपाल यानी कि प्रतिहार करने वाला। इसीलिए क्या कहलाए, जितने भी लक्ष्मण जी के वंशज को प्रतिहार राजवंश कहलाए। लक्ष्मण जी के जितने भी वंशज रहे तो इन वंशजों को प्रतिहार राजवंश के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अब आगे देखें कि इनकी उत्पत्ति से संबंधित ये है कि पहली बार प्रतिहार शब्द का उल्लेख एहोल प्रशस्ति में मिलता है। फिर और आगे चल के जो दक्षिण भारत की मणिमेखले एक उपन्यास है, उस उपन्यास के अंतर्गत भी प्रतिहारों से संबंधित जानकारी मिलती है। वैदिक साहित्य के अंतर्गत जैसे उसमें जो तैत्तिरीय ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत जानकारी मिलती है। अब इसमें और देखें, जो प्रतिहारों का आदि पुरुष या आदि मानव जो कहलाता है उनका नाम था हरिश्चंद्र का जैसे जो एक अभिलेख मिलता है उसका नाम है जोधपुर बाऊ का अभिलेख। उसमें ये माना जाता है कि लक्ष्मण जी के वंशज ही क्या कहलाए, प्रतिहार कहलाए। इनकी शुरुआती राजधानी हुआ करती थी उज्जैन। इसका संस्थापक था 730 ईडी के आसपास नागभट्ट। फिर और आगे चल के जैसे जब देखें कि इनका धर्म वैष्णव धर्म रहता। हालांकि वैष्णव धर्म के साथ साथ ये अन्य धर्मों को भी संरक्षण प्रदान करते हैं। जो इनकी जाति रही तो ब्राह्मण और क्षत्रिय, वही दोनों का मिश्रण राजपूत रहे। और जो अंतिम शासक रहा उसका नाम रहता सूर। अंतिम शासक जैसे यशपाल रहता कब रहता है, 1036 तक कन्नौज में रहता। हालांकि इनके कुछ शाखा आगे चल के 1000 के बाद 36 के बाद जो विंध्य पर्वत के तराई की ओर यानी कि मध्य प्रदेश की ओर प्रस्थान करते हैं। और आगे चल के यही प्रतिहार राजवंश के अंतर्गत एक व्यक्ति भोज नाम का जो हुआ
आगे चल के उचेहरा को अपनी राजधानी बना लेता। और उचेहरा में जैसे जब जाता है, जो उचेहरा जो राजधानी हुआ कर बनाया, उचेहरा के आसपास तेलियों का राजवंश चला करता था, तेली राजाओं का। लेकिन तेली राजा करते क्या थे, आसपास के समाज के ऊपर दबंगई दिखाया करते थे। उसी दबंगई को ठंडा करने के लिए भोज के द्वारा उचेहरा को राजधानी बनाई। अब इसमें देखें कि जो प्रतिहार राजवंश को जानने के लिए सोर्स क्या हैं, तो इसके 3 प्रकार के सोर्स हैं। जैसे लिटरेचर में जैसे रहेगा, चंद बरदाई के द्वारा लिखा गया पृथ्वीराज रासो, मेरुतुंग के द्वारा रचित ग्रंथ प्रबंध चिंतामणि, जयनाग कवि के द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय, चंद प्रसूरी के ग्रंथ के अंतर्गत प्रभाव प्रशस्ति, प्रभाग प्रशस्ति के अंतर्गत कश्मीर को जो कवि रहा कल्हड़, और आगे चल के जैसे रहे राजशेखर प्रतिहार राजवंशों के अंतर्गत महेंद्रपाल के राज दरबार में हुआ करते थे। बाल रामायण, विद्यसाल भंजिका, भुवन कोश, काव्य मीमांसा, कर्पूरी मंजरी जैसे विदेशी साहित्य के अंतर्गत जो इनकी जानकारी मिलती है, तो हेनसांग के द्वारा रचित सियूकी, अलमसूदी, सुलेमान। और जो इनके इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, इंस्क्रिप्शन के अंतर्गत इनकी जो जानकारी मिलती है, जैसे बाउक का जोधपुर लेख, मिहिर भोज का ग्वालियर लेख, और गोविंद थर्ड का वनी डिंडोरी लेख, राधनपुर लेख, सांगली लेख, अमोघ वर्ष का संजनपुर अभिलेख, और धर्मपाल का खलेमपुर लेख। और जो इनके मुद्राएं रही, इनकी मुद्रा रहती मिहिर भोज के द्वारा आदिवराह प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं। जिनकी स्मारक रही तो ग्वालियर का तेली मंदिर और जैन मंदिर के संस्थापक रहे। अब नागभट्ट प्रथम के द्वारा गुर्जर प्रतिहार राजवंश की स्थापना की जाती है। और स्थापना करने के साथ साथ जो भी इनके प्रतिद्वंदी रहे थे, उनके प्रतिद्वंदी मालवा के आसपास, उत्तर भारत में पाल, बंगाल का पाल राजवंश, और यहाँ मध्य भारत का, या कहूँ कि दक्षिण भारत से राष्ट्रकूट, कलचुरी भी इन्हीं के समकालीन रहे। और इन्हीं के समकालीन मालवा के परमार, धार वाले रहते। तो गुर्जर प्रतिहार वंश का ये संस्थापक रहता नागभट्ट। इनके द्वारा जैसे जो जानकारी मिलती कि इनके द्वारा क्या किया जाता, जो अरब प्रदेश से जितने भी आक्रमणकारी थे उनको, आक्रमण करने वालों को क्या किया, एक प्रतिरोध के रूप में काम किया। प्रतिरोध के रूप में काम करने के साथ साथ जो बिलादुरी के विवरण से जानकारी मिलती है, मुस्लिम लेखक बिलादुरी के विवरण के अनुसार अरब का जो समकालीन शासक हुआ करता था उसका नाम था जैनुद। जुनैद को इनके द्वारा पराजित करने के साथ इसको क्या बोला, मलेच्छों का विजेता कहा, मलेच्छों को का संहार करने वाला। फिर और आगे जैसे जब रहता इसमें, तो जब दंती दुर्ग जब आता उज्जैन में, तो महाकाल मंदिर को लूटने के बाद महाकाल मंदिर में नागभट्ट को पराजित किया। हालांकि जैसा भी ये नागभट्ट के बाद इसके 2 भतीजे बन जाएंगे, वक्कक और देवराज। तो द्वारपाल की जो भूमिका निभाता, वो द्वारपाल की भूमिका निभाता नागभट्ट या देवराज, दोनों सही हो सकते, इसीलिए इनका नाम प्रतिहार राजवंश कहलाए, द्वारपाल। शासक आता उसका नाम रहता वत्सराज। वत्सराज के द्वारा ये किया जाता कि वास्तविक संस्थापक वत्सराज ही रहता। और वत्सराज के द्वारा पहली बार दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर जो त्रिपक्षीय संघर्ष चला कन्नौज को लेकर, उसी कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष में जाता। और कन्नौज में जाने के बाद ये क्या करता, कन्नौज में जाएगा, कन्नौज वाले एरिया में जाएगा, जो यहाँ का स्थानीय व्यक्ति रहता इंद्रायुध को अपना प्रतिनिधि बना देता और वहाँ से लौट के आ जाता मालवा। जैसे ही लौट के मालवा आता है, तो जो यहाँ का धर्मपाल रहता, धर्मपाल क्या करता है, तुरंत ही कार्रवाई करता कन्नौज के ऊपर। और कन्नौज के ऊपर जैसे जब कार्रवाई करता, इंद्रायुध को पराजित करके अपने एक वहीं के एक चचेरा भाई को
चक्रा युद्ध को यहाँ का अपना प्रतिनिधि बना देता। प्रतिनिधि बनाने के बाद कन्नौज में एक भारत की सबसे बड़ी धार्मिक सम्मेलन महासभा का आयोजन करवाता। उस महासभा सम्मेलन के अंतर्गत उत्तर भारत के जितने भी बड़े बड़े समकालीन राजवंश हुए सभी को राजा महाराजाओं को बुलाता और अपने को एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में साबित कर देता। तो ये नागभट्ट जैसे जब रहता, नागभट्ट से कंड के द्वारा जैसे रहता तो कन्नौज को अपनी राजधानी बनाता और कन्नौज को राजधानी बनाने के साथ साथ विस्तार कहाँ कहाँ से करता। यहाँ कलिंजर तक चला जाता, यहाँ मालवा तक जाता, यहाँ कन्नौज तक चला जाता, यहाँ अरब प्रदेश तक। अरबों को क्या करता, अरबों को बाहर कर देता। और नागभट्ट के द्वारा जैसे गुजरात के राजपूताना वाले क्षेत्र में पुष्कर सरोवर का निर्माण और जैन प्रतिमा और जैन मंदिरों का निर्माण इसी के द्वारा करवाया गया था। इसके बाद ये भी देखा जाता कि नागभट्ट जो सेकंड रहता है इसको राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा पराजित कर दिया जाता है। और पराजित करने के बाद नागभट्ट सेकंड के बाद इसका जैसे जब अगला शासक बनेगा तो अगला शासक बन जाता मिहिर भोज। हालांकि नागभट्ट सेकंड के बाद जब अगला शासक बनता और यहाँ जैसे रहता कन्नौज, ये जो उज्जैन वाला एरिया रहता, उज्जैन में राष्ट्रकूटों के द्वारा उज्जैन को अपने अधिकार में कर लेते और यहाँ क्या करते, इसीलिए नागभट्ट यहाँ से पराजित होकर कन्नौज में जाता, कन्नौज को अपनी स्थायी राजधानी दूसरी राजधानी बना लेता। और आगे चल के जब मिहिर भोज आएगा तो मिहिर भोज कन्नौज को स्थायी रूप से राजधानी बना लेता। मिहिर भोज एक बार जैसे जब आता कृष्ण तृतीय राष्ट्रकूट राजवंश का जो शासक हुआ करता था तो दोनों आते नर्मदा नदी के किनारे लड़ते और पहली बार में तो मिहिर भोज आता और कृष्ण थर्ड को पराजित करने के बाद मालवा को अपने अधिकार में कर लेता। लेकिन जैसे ही परिस्थितियाँ ऐसी बदली कि आगे चल के जो कृष्ण थर्ड रहता राष्ट्रकूट राजवंश का तो मिहिर भोज को स्थायी रूप से पराजित करके मालवा से उसका उन्मूलन कर देता और इसीलिए मालवा से उनकी समाप्ति हो जाती। मिहिर भोज के बारे में भी जैसे उसके जो अभिलेख मिले हैं उसका जैसे जो विजय रहता तो अरबों को इतना पराजित करता कि जो सुलेमान आता बताता कि अरबों का सबसे शत्रु व्यक्ति पूरे भारत में मिहिर भोज ही है। और मिहिर भोज के बारे में जैसे जब रहता इसका धर्म था, धर्म को लेकर वैष्णव धर्म का मत अनुयायी था। और उत्तर भारत में ग्वालियर के आसपास ग्वालियर अभिलेख उसी ग्वालियर अभिलेख में हूणों की जानकारी मिलती तो हूणों को भी ये पराजित करता है, अरबों को भी पराजित करता है। इसीलिए सुलेमान 915 में भारत आता 1516 में तो बताता है कि अरबों का सबसे बड़ा शत्रु उत्तर भारत में केवल एकमात्र शत्रु है तो वह केवल मिहिर भोज। और मिहिर भोज के जो ग्वालियर अभिलेख के बाद इसका एक अन्य नाम मिलता प्रभास। ये उसके विदेशी सोर्स हैं। फिर इसके बाद यहाँ जब देखेंगे मिहिर भोज की राजनीतिक उपलब्धियाँ आदि वराह प्रकार के सिक्के चलाता, तेली का जैन मंदिर जैसे रहता, उत्तर भारत में द्रविड़ शैली का मंदिर बनवाता, पंजाब के थक्की राज को पराजित करता, साम्राज्य विस्तार कर देता। और जो तेली मंदिर है ये है तेली मंदिर का निर्माण मिहिर भोज के द्वारा कराया जाता। यहाँ इस प्रकार की मूर्ति स्थापित की जाती और मूर्तियों के बाद जैसे इनमें अनेक प्रकार की चित्रकारी की जाती, लेकिन इनमें जो भी चित्रकारी की गई है, नक्काशी की गई है, बहुत ही बारीकी के साथ इसमें नक्काशी की गई है। ये भोज के शासन के संदर्भ में जो सुलेमान के द्वारा कथन दिया जाता है, अल-मसूदी भी यहाँ आता। अल-मसूदी के द्वारा भी बताया जाता है कि ये गुड़ मुद्राओं पर जैसे अंकित कराता आदि वराह है। और उत्तर भारत में अरब मुसलमानों का सबसे बड़ा शत्रु मिहिर भोज को ही बताया जाता है।